हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स और बायोस्टैटिक्स। दोस्तों, इस सेमेस्टर से फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है जेनेटिक इंजीनियरिंग और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सबसे पहले हम उसको क्लियर करेंगे। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से इसको पार्ट्स में डिवाइड करके इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो कि बायो बुक टैग के नाम से बना हुआ है, जहां पर मैं नोट्स वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन होता है बीएससी से रिलेटेड वहीं पर मैं शेयर करता हूं। और इसके अलावा दोस्तों आप हमारा बायो बुक टैग एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे या फिर जितने भी शॉर्ट नोट्स होते हैं वो भी आपको वहीं पर मिल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन करेंगे, साथ में हम डेफिनेशन को भी नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी वो डिस्कवरीज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है आरडीटी के लिए, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन सी डिस्कवरीज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, जैसे कि डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। नंबर सेकंड टॉपिक आता है आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन इन विट्रो। नंबर थर्ड टॉपिक आता है डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। नंबर 4 टॉपिक होता है जीन स्प्लाइसिंग क्या होता है, जीन क्लोनिंग टेक्निक क्या होता है। तो ये 5 टॉपिक भी इस वीडियो के अंदर कवर होने वाले हैं। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सीक्वेंस वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ये पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो फिलहाल हम जानते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। अगर आप इस वर्ड को स्प्लिट करें तो 2 वर्ड्स निकल कर आएंगे, री प्लस कॉम्बिनेंट। री का मतलब री वहां पर लगता है जहां पर किसी चीज के दोबारा होने की बात हो रही हो, जैसे फॉर एग्जांपल रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जैसे आपने बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। रीअरेंजमेंट रिएक्शन दैट मीन्स किसी रिएक्शन को यानी दोबारा से अरेंज करना। ठीक है, रीअरेंज मतलब दोबारा से अरेंज करना। जैसे आपसे कोई कहे कि अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कीजिए, दैट मीन्स अपने फ़ोन को दोबारा से स्टार्ट करिए। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर इसका मतलब निकलता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब, यानी किसी ये जो डीएनए होता है इसको रिकम्बाइन करना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई डीएनए को रिकम्बाइन क्यों किया जा रहा है, इसका क्या पर्पज़ है, वो सब आपको आगे इस वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें डीएनए को दोबारा से यानी कि रिकम्बाइन किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन को थोड़ा स्किप करते हैं। अभी फिलहाल हम एक इस डायग्राम को मदद से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है। अगर किसी का यूज़ पता चल जाए तो हम उसको और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ उस टॉपिक को पढ़ते हैं, राइट। तो डेफिनेशन को 1 मिनट के लिए स्किप कर दीजिए और सबसे पहले इसको समझिए। दोस्तों, यदि हम एक ऐसा प्लांट बनाने की कोशिश करें जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, यानी उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी या कोई बैक्टीरिया हार्मफुल ना कर पाए, ठीक है, कोई भी हार्म ना कर पाए, यानी पूरी तरह से वो डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, तो हमें ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, मतलब एक ऐसा प्लांट कैसे बनेगा। तो हमें एक ऐसा जीन एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा किसी भी होस्ट सेल से या किसी भी चीज़ से जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, राइट, जो कि हम उस प्लांट के अंदर इंजेक्ट करेंगे, जिससे कि वो हमें एक ऐसा प्लांट मिलेगा, या उसके प्लांट सेल के अंदर इंजेक्ट करेंगे ताकि हमें एक ऐसा प्लांट मिल सके जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि जीन क्या होता है। तो जीन के बारे में वैसे तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, जीन डीएनए का ही एक छोटा सा स्पेसिफिक सेगमेंट होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि फंक्शनल होता है, जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जो जीन लेने वाले हैं वो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी वो जिस प्लांट के अंदर भी वो जीन प्रेजेंट होगा उस प्लांट को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। अब इस प्रकार से ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डिजीज रेजिस्टेंस ही हो, कोई लंबाई का कैरेक्टर के लिए अलग जीन रेस्पॉन्सिबल होता है, या किसी फ्रूट को साइज को बड़ा करने के लिए, उसकी यील्ड को बढ़ाने के लिए कोई अलग जीन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यही सब होता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, राइट, यही होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें अगर किसी प्लांट के अंदर एक ऐसा जीन इंजेक्ट करना होगा किसी प्लांट सेल के अंदर, तो हमें सबसे पहले एक वेक्टर मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, हमें एक व्हीकल चाहिए जो कि ट्रांसफ़र कर सके उस जीन को। तो इससे हम क्या, लेकिन इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हमें जो व्हीकल यहाँ पर यूज़ करना है जो भी हमें, वो है बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड होता है, जो कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के नाम से भी जानते हैं, जो कि
डबल मतलब कि डबल स्टैंडर्ड होता है और साथ में ये सर्कुलर भी होता है, आप ध्यान से देखेंगे। तो बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड होता है इसके बारे में या तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि ये एक बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, यानी कि अगर आप इसको निकाल दीजिए अगर बैक्टीरियल सेल से, तो बैक्टीरिया की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। यानी इसका एक मेन डीएनए तो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जिसे निकाल दो तो बैक्टीरियल सेल पर इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसके मेन सेल को निकाल दोगे तो उसकी सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो सब खत्म हो जाएंगी और ये बैक्टीरिया डेथ हो जाएगी, इसकी ये मर जाएगा। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड है इसको निकाल देते हैं। ये एक तरीके से हमारे लिए व्हीकल का काम करेगा, ठीक है। ट्रांसफ़र, जैसे हमें किसी प्लांट सेल के अंदर अगर हमें कोई जीन वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना है, इंजेक्ट करना है, तो ये उसके लिए काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्लाज्मिड को निकाल दिया है, आइसोलेट कर दिया गया है। ये इतना आसान नहीं है जितना कि मैंने आपको कहा कि बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड को निकाल दिया। ये एक पूरी तरह से प्रोसीजर है, क्योंकि आपको पता है कि बैक्टीरिया के ऊपर सेल वाल होती है, ठीक है। सेल वाल को पहले निकालना उसको, और फिर उसके बाद मतलब कि सेल वाल को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करना, फिर उसके बाद प्लाज्मिड को निकालना, ये एक लंबा प्रोसीजर है, ठीक है, जिसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी क्या हुआ, यहाँ पर हमने प्लाज्मिड को निकाल दिया गया है। इस प्लाज्मिड के अंदर एक साइट होती है जिसे हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है, जो कि जहाँ पर हम किसी भी जीन को इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वो साइट है जहाँ पर लिखा हुआ आप देखेंगे, साइट वेयर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट, जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसे कट करेगा, ठीक है। ये वो लोकेशन है जहाँ पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंजेक्ट होगा। अब हम इस प्लाज्मिड के अंदर वो जीन इंजेक्ट करा देते हैं। देखिए ये इतना आसान नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम होता है किसी भी डीएनए को कट करना, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो किसी भी डीएनए को कट करता है एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट से। कट करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हम यानी कि एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे यहाँ पर हमें डिजीज़ रेजिस्टेंस का जीन इंजेक्ट कराना है, तो ये हमारे लिए एक जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो हम इसके अंदर इंजेक्ट करा देंगे। अब लाइगेज एंजाइम की मदद से इसको हम बाइंड कर देंगे। बाइंड करने के बाद अब ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब ये जो प्लाज्मिड है इसको हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब समझ में आ गया होगा कि किसी भी डीएनए को रिकम्बाइन किया गया। फिलहाल ये भी डीएनए है, ठीक है, ये भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको रिकम्बाइन किया। हमने अपनी मर्जी का जीन यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब इस प्लाज्मिड को हम एंटर करेंगे, यानी जो टिश्यू कल्चर मीडियम होता है उसके अंदर हम इसे रखेंगे, जहाँ पर हमारे पास प्लांट सेल जो टिश्यू कल्चर है उसमें मौजूद है। अब ये उस टिश्यू कल्चर के अंदर जो प्लांट सेल है उसके अंदर ये इसको हम इंजेक्ट कराएंगे, ठीक है, जिसके भी अलग अलग मेथड्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्योंकि ये एक ही दिन का प्रोसेस, ये मतलब कि एक ही वीडियो के अंदर आप पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग को नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको कई सारी वीडियोस देखनी होगी और सभी वीडियोस में लगभग कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा हो तो डोंट वरी, धीरे धीरे अगर आप वीडियोस देखते रहेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब ये जो प्लांट सेल है, अब इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एक ऐसा जीन इंजेक्ट हो चुका है इसके जीनोम के अंदर, इस सेल के जीनोम के अंदर, जो कि डिजीज रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, यानी कि वो किसी भी प्रकार की कोई बीमारी अब इस प्लांट को नहीं होगी। तो अब ये जो नया प्लांट बना, ये जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, ये डिजीज रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा जीन हमने इंजेक्ट करा दिया। इस टेक्नोलॉजी को आप क्या कहेंगे, जिसमें आप किसी भी डीएनए को रिकम्बाइन कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉपुलरली नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम बेसिकली करते क्या है, डीएनए के साथ छेड़खानी करते हैं, ठीक है। नोट डाउन करेंगे इसकी डेफिनेशन, द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल डीएनए, यानी इसके अंदर हम एक आर्टिफिशियल डीएनए भी बनाते हैं, ठीक है, यानी किसी जीन के कई सारे कॉपी भी हम बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीसीआर टेक्निक। पीसीआर टेक्निक को भी हम डिस्कस करेंगे। ये सब बीएससी एमएससी दोनों में काम आएगा। अगर आप आगे चल करके एमएससी करते हैं तो भी आपकी ये काम आएगा टॉपिक, ठीक है। द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल डीएनए थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल डीएनए फ्रॉम ए डिफरेंट सोर्सेज इज रिफर्स टू एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट।
आरडीटी इज़ पॉपुलरली नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी इसके अंदर हम आर्टिफिशियल डीएनए भी बनाते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए को निकाल करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बनाते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा ये एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। ठीक, अब ये हमारे काम का है क्योंकि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के अंदर हमारे मर्जी का एक जीन इंजेक्ट हमने करा दिया है जो कि किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जो कि हम अब यहाँ पर किसी प्लांट के अंदर हम चाहते हैं कि वो डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, तो ये हमारी मर्जी है। हम किसी प्लांट के अंदर चाहते हैं कि उसका जो फ्रूट का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा हो ताकि हमें यील्ड ज़्यादा मिले, तो ये हमारी मर्जी है। तो हमने अपनी मर्जी से ये सारे काम किए हैं, राइट। सेकेंड डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज द प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर है इन विच ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसके अंदर डीएनए का जो सेगमेंट है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से, इज रिमूव्ड, यानी एक ऑर्गेनिज्म से डीएनए का सेगमेंट हम रिमूव करते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। बैक्टीरिया हमने लिया था एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिसिंस। जनरली बायोटेक्नोलॉजी के अंदर या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली हम जो मेनली दो बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, एक तो एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिसिंस, एक ई कोलाई बैक्टीरिया। जनरली आप देखेंगे एग्जाम्पल में आपको ई कोलाई बैक्टीरिया मिलेगा, क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, 10-15 मिनट में ही, 15 से 16 मिनट में ही वो जल्दी से जल्दी वो रिप्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, यानी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेता है। Recombinant DNA technology is the procedure in which a segment of DNA from one organism is removed and is made to a combine with DNA from some other organism, यानी एक organism का DNA remove करके हमने दूसरे organism के DNA से उसको combine किया of some same different species, और same या फिर different अलग अलग species का भी और same species का भी। The recombinant DNA is called, उस recombinant DNA को हम क्या कहेंगे, heterologous DNA। तो ये जो DNA है जो कि अलग है, इसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोलोगस डीएनए। और इस टाइप के जो जीन जो हमने इसमें इंजेक्ट किया, इसको हम काइमेरिक जीन के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो काइमेरिक जीन के ऊपर अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। इसके बाद नोट डाउन करेंगे द टेक्निक, बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये एक ऐसी टेक्निक है मेनली यूज टू चेंज ए फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर आप फिनोटाइप चेंज करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक ऐसा प्लांट है जो कि स्मॉल है, अगर मैं इसके अंदर, जैसे हमने यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो डाला था वो डिजीज रेजिस्टेंस का था, अगर मैं यहाँ पर लंबाई के कैरेक्टर का जीन, अगर मैं एक ऐसा जीन इंजेक्ट कर दूँ जिसकी वजह से इस प्लांट की लंबाई बड़ी हो जाए, तो इसका फिनोटाइप चेंज होगा या नहीं होगा। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी बाहरी रूप से जो कोई चीज़ कैसी दिखाई देती है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। ठीक है, तो फिनोटाइप इसका चेंज होगा या नहीं होगा, पहले ये स्मॉल था अब ये बड़ा हो गया, तो यानी कि फिनोटाइप चेंज हो गया। सो द टेक्निक मेनली यूज टू चेंज द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या होस्ट व्हेन ए जेनेटिकली अल्टर्ड वेक्टर इज इंट्रोड्यूस, जब हम उसमें एक जेनेटिकली अल्टर्ड जो वेक्टर है उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यही है जेनेटिकली अल्टर्ड वेक्टर जो कि हमने इस प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया, राइट। एंड इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम, इसके जीनोम के अंदर इंटीग्रेटेड किया। एंड so the basically this process involves the introduction of foreign piece of DNA। इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली होता क्या है कि हम किसी फॉरेन डीएनए का एक फॉरेन पीस हम लेकर के उसके हम एक जीनोम में इंट्रोड्यूस कराते हैं विच कंटेन जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा मौजूद होता है, राइट। इससे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट जीन। ये जो जीन है इसको हम रिकॉम्बिनेंट जीन बोलेंगे, और ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर ये हम काम कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, RDT, राइट। तो ये था दोस्तों रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसकी डेफिनेशन भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, और बाकी तो आप समझ ही गए होंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली होता क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरीज रेस्पॉन्सिबल फॉर RDT। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन सी वो डिस्कवरीज हैं जिसकी वजह से ये विकसित हुई या डेवलप हुई। तो पहली जो खोज है वो है डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। तो इसमें क्या होता है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन इन विट्रो, डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जीन स्प्लाइसिंग क्या होता है, जीन क्लोनिंग क्या होता है, यानी कि 4-5 डिस्कवरीज के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाईलाइट में आई। ठीक है, तो इसको फटाफट आप नोट डाउन कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। एग्जाम पेपर में कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, या कई बार इस तरह से भी पूछा जाता है गिवन द डिफरेंस बिटवीन डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जहां पर MCQs के माध्यम से एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन्हें भी अच्छे से नोट डाउन करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार MCQs पूछे गए हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी बेसिक नॉलेज होता है, राइट। वैसे तो बहुत ही ईजी होता है कि डीनेचुरेशन क्या है या रीनेचुरेशन क्या है, तो इसके बीच जो प्रोसीजर होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है।
अगर दोस्तों आपको डीएनए की स्ट्रक्चर का नहीं पता है तो सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में जो मैंने डीएनए की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया हुआ है, उसके रेप्लिकेशन के प्रोसीजर को डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख करके अपनी जो डीएनए का जो बेसिक नॉलेज होता है उसको सबसे पहले आप कलेक्ट कीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटर करना चाहते हैं तो आपको जीन के बारे में, डीएनए के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए के साथ ही छेड़खानी होती है। देखिए, डीनेचुरेशन क्या है? डीनेचुरेशन यानी डी मीन्स निकलना, नेचुरल यानी कि अब जो चीज़ अपनी नेचुरल फॉर्म को खो दे। जैसे यहाँ पर डीएनए है, डीएनए का डीनेचुरेशन की बात की गई है, यानी जब आप डीएनए को हीट करते हैं तो इसके जो आपको डबल स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको हेलिक्स मॉडल दिखाई दे रहा है डबल स्ट्रैंडेड, ये सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। यानी कि इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसे हीट किया जाता है लगभग 94 से 96 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, तो उस समय इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने का कारण यह है क्योंकि इसके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना होता है वो ब्रेक हो जाता है, राइट। इनके जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं उनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसके कारण ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए ने अपनी नेचुरल फॉर्म को खो दिया। लेकिन जब आप इसको दोबारा से कूल करते हैं यानी कि ठंडा करते हैं तो ये दोबारा से रीनेचुरेशन का इसमें प्रोसेस होने लगता है। रीनेचुरेशन का मतलब दोबारा से ये अपनी नेचुरल फॉर्म में आ जाना, यानी जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में दोबारा से आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर डीनेचुरेशन का प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन रीनेचुरेशन का जो प्रोसेस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों? अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों रीनेचुरेशन का प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों ये जो रीनेचुरेशन का प्रोसेस है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है डीएनए की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। कोई डीएनए कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है, राइट। अब जैसे कोई प्रोकैरियोटिक डीएनए है, तो जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होते हैं उन्हें अपना कॉम्प्लीमेंट्री जो बेसिस है उसे खोजने में टाइम लगता है, यानी कि उनके रीनेचुरेशन के प्रोसेस में टाइम लगेगा। जबकि जो नॉर्मल यूकैरियोटिक डीएनए होता है, जिसमें हम ह्यूमंस का डीएनए हम इंक्लूड करें, तो हमारे बीच जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है, जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं, उनको फटाफट खोजने में हमें आसानी रहती है, क्योंकि हमारे पास एक जैसे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं, राइट। तो उनको फटाफट हमें फाइंड आउट कर लिया जाता है। तो इसलिए हमारे जो डीएनए में रीनेचुरेशन का प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो डीनेचुरेशन क्या है इतना आपको पता चल गया, यानी कि जो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है डीनेचुरेशन। और जैसे ही दोबारा से स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ने लगते हैं, इसको कहा जाता है, जब इसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो दोबारा से ये अपनी उसी फॉर्म में आ जाता है जिस फॉर्म में पहले था। इसको कहा जाता है रीनेचुरेशन, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन क्या है। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इजिली सेपरेट ऑन हीटिंग। जब आप इसको हीट करते हैं तो दो स्ट्रैंड्स जो होते हैं ये आसानी से सेपरेट हो जाते हैं बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देयर नाइट्रोजिनस बेसिस। इन नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेकडाउन हो जाता है, इसी कारण ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन जब आप इसको कूल करते हैं, यानी कि जब आप इसको ठंडा करते हैं, तो फिर दोबारा से ये रीनेचुरेट होता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। लेकिन इसके बीच आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड ही ब्रेक डाउन होता है। ऑन कूलिंग, जैसे इसको आप कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, द टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स रीयूनिट, दोबारा से इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो जोड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और जुड़ जाते हैं पूरी तरह से, राइट। तो इसको कहा जाता है रीनेचुरेशन। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कैन ज्वाइन। दोस्तों इस प्रॉपर्टी की वजह से, डीएनए की इस कैरेक्टर या इस प्रॉपर्टी की वजह से, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जो सेगमेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग सोर्सेज से हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि वो सेम स्पीसीज के हो सकते हैं या अलग अलग स्पीसीज के हो सकते हैं, उस डीएनए को भी हम जोड़ सकते हैं, यानी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के फॉर्म में। सो प्रोवाइडेड दिस हैव ए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, दिस इज कॉल्ड एनियलिंग। इस प्रोसेस को हम एनियलिंग बोलते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि डीएनए में डीनेचुरेशन हो गया है। अब यहाँ पर तो आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको सिंपली दिखाई पड़ रहा है कि ये जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड है। जैसे इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, जब इसको हीट किया जाता है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो गया, तो अब आप कह सकते हैं कि हाँ भाई इसमें डीनेचुरेशन हो गया है। लेकिन यहाँ पर डायग्राम में तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसको करते हैं तो कैसे पता चलता है कि डीएनए में डीनेचुरेशन का प्रोसेस हो गया है।
तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लिक एसिड है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, यूवी रीजन को इसकी में जो है एब्जॉर्बेंस शो करते हैं, यानी उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि यानी अगर जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ये यूवी लाइट में लेस एब्जॉर्बेंस शो करता है, यानी कि इसको कम एब्जॉर्ब करता है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्पैक्ट होता है थोड़ा सा, मतलब आप देखेंगे सीक्वेंस में अरेंज है, ओपन स्ट्रक्चर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये मानी कि पूरी तरह से कॉम्पैक्ट है, आपस में जुड़ी हुई है, पास पास है। लेकिन जैसे ही इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो देख सकते हैं इनका सरफेस एरिया भी बड़ा हो रहा है, यानी ये सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, जब दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है जैसे ही सेपरेट होंगे, इनके अंदर जो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करने की, यूवी रीजन को एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट। तो यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होगा वो जो कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है वो लेस एब्जॉर्बेंस शो करेगा। इस घटना को हम बोलते हैं हाइपोक्रोमेटिक इफेक्ट। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज हाइपोक्रोमेटिक इफेक्ट, तो यही है हाइपोक्रोमेटिक इफेक्ट कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ये एक मेजरमेंट होती है एब्जॉर्बेंस की, राइट। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की ऑप्टिकल डेंसिटी होती है ये लेस देन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से कम होती है। इस चीज़ को आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, चलो ठीक है हाइपोक्रोमेटिक इफेक्ट हो गया, हाइपरक्रोमेटिक इफेक्ट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये ओपन स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से कॉम्पैक्ट नहीं है, तो ये हाई एब्जॉर्बेंस शो करता है, यानी कि ये यूवी लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। और मैक्सिमम जो एब्जॉर्बेंस है, कई बार एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चन में, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस इसकी 260 नैनोमीटर वेवलेंथ की होती है। इस घटना को या इस फिनोमिना को या इस इफेक्ट को हम बोलते हैं हाइपरक्रोमेटिक इफेक्ट। क्यों कहते हैं इसे हाइपरक्रोमेटिक इफेक्ट? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑप्टिकल डेंसिटी डबल स्टैंडर्ड की ज़्यादा होती है या सिंगल स्टैंडर्ड की, तो आप कहेंगे सिंगल स्टैंडर्ड की, क्योंकि ये ज़्यादा यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी डेंसिटी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ पर क्या समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन का प्रोसेस भी समझ में आ गया और आपको पता भी चल गया। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा सर ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए अभी अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जब हम देखेंगे कि ये जो है मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस जो है 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है डीएनए, यानी कि इस समय ये इसका डीनेचुरेशन हो गया है, राइट। इनिशियली उन्होंने देखा कि भाई अभी ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, यानी लेस एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसको हीट किया और ये जो है यूवी लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, यानी कि 200 अपनी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस जैसे ही शो करेगा, हम समझ जाते हैं कि ये जो है डीनेचुरेशन इसका हो चुका है, राइट। तो इस प्रकार से हम पता कर लेते हैं, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कीजिए। सो फ्रेंड्स, डीएनए के डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन के टॉपिक को नोट डाउन करने के बाद नंबर सेकंड आप हेडिंग डाल लीजिए आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। दोस्तों, जीन का आर्टिफिशियल सिंथेसिस ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर एक अलग ही टाइप का रिवॉल्यूशन लेकर आया। इसकी वजह से हमारी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये एक लेवल और भी आगे गई। इसमें डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1917 में अपने कॉलिग्स के साथ यानी अपने सहयोगियों के साथ फर्स्ट रिपोर्टेड ए टोटल सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन। इन्होंने एक आर्टिफिशियल सिंथेसिस जीन का सिंथेसिस किया जिसका नाम है टायरोसिन टीआरएनए। इसको आप नोट डाउन करेंगे, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो इसका आप नाम याद रखेंगे टायरोसिन टीआरएनए। इन विट्रो यानी कि सेल के बाहर, आउटसाइड द सेल, विट्रो के अंदर इन्होंने आर्टिफिशियली जीन का सिंथेसिस किया जिसके अंदर पोटेंशियल है सेल के अंदर फंक्शन करने की, राइट। उसके अंदर पोटेंशियल है, विद ए पोटेंशियल फॉर ए फंक्शनिंग विद इन ए लिविंग सेल। जीवित कोशिका के अंदर पोटेंशियल है उसके अंदर फंक्शन करने की। नंबर थर्ड जो इंपॉर्टेंट खोज है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज। इन्हें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इन एंजाइम्स को हम मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जानते हैं, यानी ये एक स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं और वहीं से उसको कट करते हैं। तो ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट खोजों में से एक है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज, राइट। इसके बारे में भी आप नोट डाउन करेंगे। अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो इनका मेन काम क्या है, डीएनए को कट करना,
ठीक है, इतना आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, चाहे आप बाकी कुछ याद रखें ना रखें, आपको इसका एक मेन काम पता होना चाहिए कि ये डीएनए को कट करता है, उसको सेगमेंट में डिवाइड करता है, राइट। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स होता है, जैसे यूकैरियोटिक का जीनोम है, ठीक है, अब उसको क्या करेगा ये, इसके जो डीएनए है उसको स्मॉल पीसेज में यानी स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर सकता है। अब इन सेगमेंट्स को आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, राइट। ये यानी कि एक सेपरेशन मेथड है। अब यहाँ पर जो जेल है, आप एग्रोस जेल भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि डीएनए के जो लार्जर पीसीज होते हैं, लार्जर सेगमेंट्स होते हैं, उनको सेपरेट करता है। इसके अलावा आप यहाँ पर पॉलीएक्रिलामाइड जेल भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि डीएनए की स्मॉल जो पीसीज होते हैं, जो सेगमेंट्स होते हैं, उनको सेपरेट करता है। तो इनका आपको काम याद होना चाहिए। द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर एंजाइम्स दैट रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो कि स्पेसिफिक डीएनए के अंदर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है और उसको क्लीव करता है यानी कट करता है। द डीएनए डबल हेलिक्स और एट द नियर द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट, उस रेस्ट्रिक्शन साइट को हम बोलते हैं टारगेट साइट्स, जहां से ये जिसको पहचान करके कट करता है, ठीक है, ताकि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पर इंट्रोड्यूस करा सकें। दीज एंजाइम्स आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे। बैक्टीरियोफेज क्या करता है, बैक्टीरियल सेल के ऊपर आकर के अपना डीएनए उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है और उसकी पूरी सेल को रफ्चर कर देता है। आपने बैक्टीरियोफेज की लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल को जरूर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा था कि बैक्टीरिया जो होता है वो पूरी तरह से रफ्चर हो जाता है। तो बैक्टीरिया के अंदर भी बैक्टीरियोफेज से बचने के लिए ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। इन एंजाइम्स का मेन फंक्शन क्या है, ये बैक्टीरियोफेज के डीएनए को स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो नोट डाउन करेंगे यहाँ से, दीज एंजाइम आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। ये एंजाइम जो है बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं एज ए प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट द एंट्री ऑफ फॉरेन डीएनए। कोई भी फॉरेन डीएनए जब एंट्री करता है, एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, दीज वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय डब्ल्यू आर्बर। यहाँ पर जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कॉलेज में एमसीक्यूज के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो किसी भी साइंटिस्ट का नाम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम जरूर पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, पहली बार रिपोर्ट किया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई के अंदर, जिसका नाम है डब्ल्यू आर्बर, राइट, 1962 में। हु नोटिस दैट व्हेन डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज एंटर्ड इन द होस्ट बैक्टीरियम, जैसे ही डीएनए बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो होस्ट के अंदर एंटर करता है, इट वाज कट इनटू स्मॉलर पीसेस, ये उसको स्मॉलर सेगमेंट में या पीसेस में कट कर देता है, राइट। आइसोलेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रॉम ई कोलाई बाय मेसेल्सन और युआन। आपको ध्यान रखना है, मेसेल्सन और युआन एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको अलग किया, ठीक है। और दूसरा हिंड सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रॉम बैक्टीरियम, जिसका नाम है होम्योफिलस इन्फ्लुएंजिस आरडी बाय केली एंड स्मिथ। इसको किसने सेपरेट किया, आइसोलेट किया, केली और स्मिथ ने 1917 में। वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रियल ब्रेक थ्रू ऑफ आरडीटी। ये जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक अलग ही टाइप का रिवॉल्यूशन, एक अलग ही टाइप का ब्रेक थ्रू लेकर आया, राइट। ये जो इसकी खोज है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, आपको पता चलेगा जब हम धीरे धीरे आगे एक एक से जो मेथड्स है, जैसे पीसीआर टेक्निक पढ़ेंगे, अलग अलग जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर टेक्निक पढ़ेंगे, उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का बहुत यूज़ होता है, लाइगेज एंजाइम का बहुत यूज़ होता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम्स है उनका बहुत सारा यूज़ होता है। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हम शॉर्ट में इसको अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कवरी है जो कि रेस्पॉन्सिबल है जेनेटिक इंजीनियरिंग को और आगे बढ़ाने के लिए, वो है जीन स्प्लाइसिंग और आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जीन स्प्लाइसिंग में बेसिकली होता क्या है, जब आपने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक जब मैं डिस्कस कर रहा था, तो उसमें मैंने आरएनए के बारे में भी पढ़ाया था। डीएनए के साथ साथ हमने आरएनए के भी टॉपिक को कवर किया था कि आरएनए क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, जिसमें मैंने मैसेंजर आरएनए के बारे में बताया था। गाइज, ये जो मैसेंजर आरएनए होता है, जब इसका न्यूक्लियस से इसका जब संश्लेषण होता है, तो मैसेंजर आरएनए के अंदर हमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। अब ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है, इसके भी 3 मेथड होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट स्प्लाइसिंग, नंबर 5 डैश कैपिंग एंड पॉली ए टेलिंग, यानी कि 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे उसके अंदर। ये जो स्प्लाइसिंग मेथड होता है, उसी स्प्लाइसिंग की बात हो रही है। स्प्लाइसिंग में बेसिकली होता क्या है, जैसे मैसेंजर आरएनए है, इसमें कुछ कोडिंग पार्ट होते हैं, कुछ नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं। ऐसे पार्ट जो कि कोडिंग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सोन, और ऐसे पार्ट जो कि नॉन कोडिंग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंट्रॉन।
कोडिंग पार्ट का मतलब क्या हो गया, वो किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए कोडिड होते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, उसमें नॉन कोडिंग वाले पार्ट को रिमूव करते हैं, हम उसमें जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से उसको कट करते हैं नॉन कोडिंग वाले पार्ट को, और उसको वहाँ से नॉन कोडिंग वाले पार्ट को रिमूव करके जितने भी कोडिंग वाले पार्ट होते हैं उनको लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ देते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, लाइगेज एंजाइम जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बाइंडिंग का काम करता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है, राइट। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्प्लाइसिंग, जिसमें इस तरह के मेथड्स हो, जिसमें कि हमने मैसेंजर आरएनए को कट किया, उसके नॉन कोडिंग वाले पार्ट को, यानी कि जो इंट्रोन वाला पार्ट है उसको हमने रिमूव कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्प्लाइसिंग, और कोडिंग वाले पार्ट को जोड़ दिया। तो इसमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए भी एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है। सेवरल टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड टू आइसोलेट और सिंथेसिस ऑफ डिजायर्ड जीन और द डीएनए फ्रेगमेंट, यानी कई सारी टेक्निक जो है वो डेवलप हुई टू आइसोलेशन के लिए और सिंथेसिस के लिए, हमारे जो डिजायर्ड जीन है और डीएनए फ्रेगमेंट के लिए। नंबर फर्स्ट इसमें आता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय क्लीविंग विद ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नंबर सेकंड है आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस। नंबर थर्ड है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो इनके बारे में भी हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, फाइनली हेडिंग डाल लीजिए जीन क्लोनिंग। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि जीन क्लोनिंग है क्या। जीन के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये एक डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, एक सेगमेंट होता है जो कि फंक्शनल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ किसी प्लांट के अंदर लंबाई की जीन प्रेजेंट है, यानी कि उस प्लांट के अंदर एक ऐसा जीन है जो कि लंबाई की कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर मैं कहता हूँ किसी प्लांट के अंदर कलर का जीन प्रेजेंट है, यानी कि उसके अंदर एक ऐसा जीन है जो कि उसके कलर की कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जीन किसी एक ऐसे फंक्शनल यूनिट होते हैं डीएनए के अंदर, एक ऐसे छोटे से सेगमेंट होते हैं, एक ऐसा पार्ट होता है जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लोनिंग का क्या मतलब होता है? क्लोनिंग का मतलब होता है क्लोन बनाना, कॉपी बनाना। और कैसी कॉपी? एग्जैक्ट कॉपी बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मेरा क्लोन बनाओ, दैट मीन्स कि मेरे जैसा एक और टीचर होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल सेम टीचर होना चाहिए, तो मेरा क्लोन बनाया जा सकता है, राइट। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बात हो रही है जीन क्लोनिंग की, यानी कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कई सारी कॉपीज़ बनाना ही जीन क्लोनिंग कहलाता है। तो जीन क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की 1000 ऑफ कॉपी, मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं, राइट। आप खुद ही सोच लो कि हमारे पास हमने एक कहीं से जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ये जो कोरोना की वैक्सीन बनी है इतनी आसानी से नहीं बनी है, इसके लिए कई सारे टेक्निक, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें काम आई है, जिसकी वजह से इतनी जल्दी वैक्सीन इतने सारे तैयार हो गए पूरे वर्ल्ड में, राइट। यानी कि इतनी जल्दी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक सैंपल दे दिया जाए कि ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या करेंगे, उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना लेंगे और कई सारी कॉपीज़ बना लेंगे, ठीक है। तो ये जो जीन क्लोनिंग टेक्निक है इसकी डिस्कवरी इतनी आसानी से नहीं हो गई थी, इसके लिए कुछ और भी डिस्कवरीज हैं और भी कुछ मेथड्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोट डाउन करेंगे उन्हें। दिस इज़ द पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो पाया जीन क्लोनिंग टेक्निक का? दिस इज़ द पॉसिबल विद डिस्कवरी ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। पहली स्टेप्स जो डिस्कवरी हुई, जॉइनिंग ऑफ फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर के अंदर जो फॉरेन डीएनए का ज्वाइन हो जाना, ऐड हो जाना, ठीक है, इंट्रोड्यूस हो जाना, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। इसको आप नोट डाउन करेंगे। द आइसोलेटेड फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट इज जॉइंड विद इट्स क्लोनिंग वेक्टर टू क्रिएट ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, जस्ट उसी की बात हो रही है। एक हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया हमने, यानी दोबारा से डीएनए को रिकम्बाइन किया, ठीक है, जिसमें हमने एक अपना पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करके हमने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। अब हम इसके अंदर वेक्टर के अंदर, अब ये हमने कैसे किया? हमने वेक्टर को कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, ठीक है। द वेक्टर इज कट ओपन विद ए हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। द फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड, उसके अंदर हमने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया कट करने के बाद। अब ये जो वेक्टर है इसको हमने जो है कट करने के बाद अब हम इसको सील भी करना है, क्योंकि एक बार आपने कट करके इंसर्ट किया तो अब आपको इसको सील करना है, यानी कि उसको जोड़ना भी है। तो जोड़ने के लिए जो एंजाइम काम आता है उसका नाम है डीएनए लाइगेज, ठीक है, ये सील कर देता है। दूसरा जो स्टेप्स है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। अब ये जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर लिया है जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अब हम इसको होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस भी तो कराना है, राइट। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए दस फॉर्म्ड इज इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल वेयर इट रिप्लिकेट। अब ये वहाँ पर रिप्लिकेट करके क्लोन फॉर्म करेगा, ठीक है, यानी उसकी कई सारी मल्टीपल कॉपीज बना लेगा। दिस इज अचीव, ये कैसे अचीव होता है? ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा भी और ट्रांसडक्शन के द्वारा भी, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे।
नंबर थर्ड टॉपिक आता है फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ क्लोन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो क्लोन्स का फॉर्मेशन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है, देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसका हमें क्लोन का फॉर्मेशन करना है तो कैसे बनेगा। द ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, यानी कि एक ऐसी बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड प्रेजेंट है, वो मल्टीप्लाई करेगा कल्चर फॉर्मिंग ए क्लोन्स ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल। वो जो है जैसे जैसे वो मल्टीप्लाई करेगा तो साथ साथ उसके अंदर जो हमने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डाला है वो भी तो मल्टीप्लाई करेगा। तो इस प्रकार से हमें मल्टीपल कॉपीज मिल जाती हैं। तो जीन क्लोनिंग दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल के टाइम में अगर मैं आपको बताऊँ तो दो तरह से हम जीन का क्लोन करते हैं। एक तो होता है सेल बेस, यानी कि जो सेल के ऊपर बेस्ड है। एक होता है जो सेल के ऊपर बेस्ड नहीं है, राइट। इसे हम बोलते हैं पीसीआर मेथड। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके जरिए हम किसी भी डीएनए का, किसी भी पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट की कई सारी सेवरल कॉपीज़ बना सकते हैं, यानी किसी भी जीन का हम कई सारी कॉपीज़ बना सकते हैं। ये लेबोरेटरी बेस्ड टेक्निक होती है, इसको हम बोलते हैं सेल फ्री जीन क्लोनिंग मेथड, राइट। दूसरा जो मेथड होता है वो है सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग मेथड। इस मेथड में हम किसी होस्ट सेल की हेल्प लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल का यूज़ करके हम उसके अपने जो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं, राइट। तो ये था थोड़ा जीन क्लोनिंग के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये 5 ऐसी डिस्कवरीज हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर या रिकॉम्बिनेंट आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर रिवॉल्यूशन लेकर आई, इसके विकास के लिए आगे रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक के बारे में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।